गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आएगा अच्छे से। ये चैप्टर आपका बेसिकली एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जा रहा है। आपको इस चैप्टर में एनसीईआरटी बुक का एक्सप्लेनेशन जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो देखिए इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से आपको डिस्कशन किया गया ये हम लोग जानेंगे। तो देखिए 14 जुलाई 1789 की बात है, ठीक है। ये पेरिस का एक शहर था जो कि अलार्म की घंटी पर बैठा हुआ था। मतलब कहने का अर्थ है कि वहाँ कुछ तो ऐसा चीज होने जा रहा था जो कि उस शहर को, उस क्षेत्र को प्रभावित करने वाला था, ठीक है। तो देखिए वहाँ का जो राजा था उसने अपने सेना को और सैनिकों को शहर में आक्रमण करने के लिए यानी शहर में प्रवेश करने का आज्ञा दे दिया था। वहाँ पर ये अफवाह फैल रहा था कि जो आर्मी है यानी जो सेना है वो अपने नागरिकों पर यानी उस शहर के नागरिकों पर ओपन फायर करेगा, यानी लोगों को मार सकता है। ये अफवाह वहाँ पर फैल रहा था। तो इस अफवाह के आधार पर लगभग 7,000 आदमी और औरतें एक जगह इकट्ठा हुई टाउन हॉल कर गेट पर, ठीक है। और उन्होंने एक प्रकार से आम पब्लिक का मिलिट्री का गठन किया जिसको पीपुल्स मिलिटिया कह सकते हैं, ठीक है। इन्होंने इस दौरान बहुत सारे सरकारी बिल्डिंग्स आदि को नुकसान पहुंचाया, ठीक है। इस दौरान आपका 100 लोगों का ग्रुप आपका इस शहर के ईस्टर्न पार्ट की ओर आया, ठीक है। और इन्होंने जो वहाँ पर जो फोर्ट था, जो जेल था बस्टाइल, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को रखा गया था और वहाँ ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर आर्म को छुपाकर रखा गया है। तो लोगों ने, जो आम पब्लिक था, उन्होंने बस्टाइल के किले पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पर जो बस्टाइल का कमांडर था उसको लोगों ने मार दिया और वहाँ पर जो प्रिजनर थे, जो कैदी थे, उनको रिलीज कर दिया गया, ठीक है। जबकि वहाँ पर बहुत ही लगभग 7 लोग ये जो कैदी थे लगभग 7 थे, ठीक है। बस्टाइल से सभी लोग नफरत करते थे, ठीक है, क्योंकि ये बस्टाइल वहाँ के जो राजा था, ठीक है, फ्रांस के राजा की शक्ति को वहां पर दर्शा रहा था। ये इस बस्टाइल के जो लोग जमा हुए थे, जो आम पब्लिक जमा हुई थी, उन्होंने बस्टाइल के किले को ध्वस्त कर दिया, ठीक है। और इस किले का जो टुकड़ा हुआ, पत्थर हुआ, जो कंस्ट्रक्शन का चीजें थी, उसको अपने साथ, ठीक है, एक तरह से गर्व की अनुभूति के लिए, ठीक है, इसको एक पत्थर के टुकड़े को अपने साथ ले गए और ये बस्टाइल के किले को डिस्ट्रक्शन को शो करना चाहते थे, ठीक है। तो देखिए इस दौरान वहां पर पेरिस में और भी झगड़े हुए, लड़ाई हुए, ठीक है। उस दौरान लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो ब्रेड था, ब्रेड का क्या हुआ था कि दाम बढ़ गया था, लोगों को भोजन की कमी हो रही थी, ठीक है। अगर बाद में जब हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने इस घटना के बारे में बात की तो ये लोगों ने इन घटनाओं के आधार पर एक प्रकार का चेन क्रिएट हुआ जो फ्रांस के राजा का आपको शासन से बाहर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग, जो फ्रांस का पब्लिक था, वो इससे क्या था, परेशान था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये इतना तक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हम फिगर देख रहे हैं, ये फिगर आपका बस्टाइल के किले का जो ध्वस्त किया गया है, ये फिगर जो आपका है बस्टाइल के किले को जो ध्वस्त किया गया है उसको दर्शा रहा है। देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ भी है स्टॉर्मिंग ऑफ द बस्टाइल, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बस्टाइल के किले का किस तरह से ध्वस्त किया गया वो समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे फ्रांस की सोसाइटी के बारे में। 18वीं शताब्दी के अंत तक फ्रांस की सोसाइटी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है।
तो देखिए 1774 में लुइस 16 जो बर्बन फैमिली का राजा था, बर्बन फैमिली से रिलेटेड था, वो शासन पर यानी सत्ता पर बैठा फ्रांस का। ठीक है, जिस समय वो सत्ता पर बैठा वो 20 साल का ही था। इसकी शादी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनिएटी से हुई थी। ठीक है, इसकी शादी किससे हुई थी? ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनिएटी से। ठीक है, जब ये शासन पर बैठा तो उस समय जो ये बना लुइस 16 राजा, तो उसको एक खाली सिंहासन मिला था, खाली ट्रेजर मिला था। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रांस का जो राजकोष था वो लगभग क्या था? खाली हो चुका था। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो क्यों? चूंकि फ्रांस में लंबे समय से युद्ध आ रहा था, जिससे धीरे धीरे करके फ्रांस का रिसोर्सेस क्या हो रहा था? खत्म होते चला जा रहा था। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोस्ट को मेंटेन करने के लिए अधिक खर्च किया जा रहा था। लुइस 16 में फ्रांस के में जो कह सकते हैं कि अमेरिका का जो कॉलोनीज था वो अब यहाँ से क्या हो रहा था? मुक्त हो रहा था। ठीक है, और इसका एक कॉमन एनिमी था, क्या था? ब्रिटेन था। ठीक है, तो देखिए इस दौरान ये बार जो हुआ, इस बार में आपका लगभग 1 बिलियन लीवर का कर्ज आपका आ गया किस पर? जो कि पहले से ही 2 बिलियन लीवर था, उससे अधिक और 1 बिलियन लीवर का कर्ज बढ़ गया। ठीक है, तो अब जो कर्ज देने वाले लोग थे वो आपका 10% इंटरेस्ट ले रहे थे। ठीक है, तो फ्रांस के सरकार ने कर्ज को चुकाने के लिए बजट पर इंटरेस्ट पेमेंट पर, मतलब कहने का अर्थ है कि सरकार ने लोगों पर क्या किया कि अधिक टैक्स लगाना शुरू कर दिया ताकि कोस्ट को मेंटेन किया जा सके। चूंकि कोर्ट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए, यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए आपको अधिक पैसे की जरूरत थी। इस कारण फ्रांस के गवर्नमेंट ने टैक्स को इंक्रीज कर दिया, लेकिन ये सभी चीजें भी वहां के लिए सफिशिएंट नहीं थी। तो अब हम बात करेंगे फ्रांस की सोसाइटी के बारे में। तो देखिए फ्रांस की सोसाइटी उस समय 3 भागों में विभक्त थी। कितने भागों में विभक्त थी? 3 भागों में। ठीक है, और इसमें से सिर्फ जो टैक्स देते थे वो थर्ड स्टेट के लोग देते थे। टैक्स देने वाले कौन थे? थर्ड स्टेट के लोग। ठीक है, जो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स था वो फ्यूडल सिस्टम का भाग था। ठीक है, और ये आपका मिडिल एज के अनुसार ये चल रहा था। यहाँ पे जो ओल्ड रिजिम का टर्म है वो आपका दर्शाता है सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन। फ्रांस में 1789 के पहले के समय का सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आपका जो फिगर देख रहे हैं तो ये फिगर आपका फिगर नंबर 2, ये फिगर आपका फ्रांस का सोसाइटी को दर्शा रहा है। देखिए अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो देखिए फ्रांस का जो सोसाइटी है वो आपका 3 स्टेट में विभक्त है। ठीक है, फर्स्ट स्टेट आपका कौन है? तो फर्स्ट स्टेट आपका कलर्जी है। ठीक है, सेकेंड स्टेट आपका नोबेलिटी है, और थर्ड स्टेट में आपका बिग बिजनेसमैन है। ठीक है, जिसमें आपका मर्चेंट्स है, कोर्ट ऑफिशियल्स है, लायर्स है। ठीक है, तो ये फ्रांस का सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइडेड था। इसके अलावा थर्ड स्टेट में आपका पीजेंट आते थे, आर्टिसियन आते थे, स्मॉल पीजेंट आते थे, लैंडलेस लेबर आते थे। तो ये 3 स्टेट में फ्रांस का सोसाइटी विभक्त था। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट इतना तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे फ्रांस की सोसाइटी के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पीजेंट थे वो लगभग 90% टोटल पॉपुलेशन के थे। पीजेंट कितने थे? टोटल पॉपुलेशन के 90%। ठीक है, और उसमें से भी जो ये 90% पीजेंट थे इनमें से कुछ के पास ही अपना जमीन था। ठीक है, यानी ये दूसरे के जमीन पर खेती किया करते थे। ठीक है, और देखिए जो लैंड था, तो अगर हम लैंड के बारे में बात करते हैं, जो भूमि था वो 60% भूमि पर आपका नोबेल्स लोगों का कब्जा था। जो आपका नोबेल्स हो गए, चर्च हो गए, और थर्ड स्टेट के अन्य मेंबर के पास, जो अमीर वर्ग के लोग थे उनके पास था। ठीक है, तो देखिए जो हम फर्स्ट 2 स्टेट्स के बारे में जाने, ठीक है, तो ये कलर्जी और नोबेलिटी हुए,
तो देखिए क्लर्जी और नोबिलिटी को आपको स्पेशल एग्जम्पशन मिला हुआ था, वो स्पेशल क्लास के रूप में जाने जाते थे, उनको कुछ सर्टेन प्रिविलेज मिला हुआ था बाय बर्थ, ठीक है। इसमें से सबसे ज्यादा इनको टैक्स देने से छूट थी, ठीक है। और नोबल्स थे, उनको फ्यूडल प्रिविलेज था, फ्यूडल ड्यूज था, ठीक है। तो ये मतलब कहने का अर्थ है कि इनको फ्रांस की सरकार की तरफ से सभी प्रकार की सुख सुविधाएं अवेलेबल थे। इनको ना कर्ज देना, इनको ना मतलब कह सकते हैं कि ना टैक्स देना पड़ता था और ना किसी प्रकार की चीजों में इनका इन्वॉल्वमेंट होता था। ये सिर्फ सुविधा भोगी वर्ग थे, जबकि जो मेहनत करने वाले थे, जो टैक्स देने वाले वर्ग थे, वो फ्रांस के थर्ड एस्टेट के लोग थे। उम्मीद है कि आपका इतना तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए यहां पर चर्च है ना, जो चर्च अपना अलग टैक्स लगाता था, जो चर्च का टैक्स कहलाता था टैक्स, ठीक है, जो कि किसानों से लिया जाता था। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बराबर आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। चर्च जो टैक्स लगाता था वो तीत कहलाता था, ठीक है, और ये किसानों को से लिया जाता था, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स था, तो डायरेक्ट टैक्स को टैली कहते थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स भी लोगों पर लगाया जाता था, जैसे कि प्रत्येक दिन पर जो कंजप्शन वाले वस्तुएं हैं, जैसे कि सॉल्ट और टोबैको, तो ये सभी चीजों पर फ्रांस में टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। और टैक्स का जो अधिकतर भार होता था, जो अधिकतर टैक्स चुकाना पड़ रहा था, वो आपको थर्ड स्टेट के लोगों को चुकाना पड़ रहा था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक फिगर आपका दिया हुआ है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे एक गरीब व्यक्ति है जो अनाज, फल, पैसा, सलाद, ठीक है, वो अपने मालिक को लाकर दे रहा है और उसके मालिक उसको स्वीकार कर रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है कि इस फिगर के द्वारा दर्शाया जा रहा है कि फ्रांस में थर्ड स्टेट के लोग मेहनत कर रहे थे, गरीब किसान मेहनत कर रहे थे, अपनी मेहनत से कमाई कर रहे थे, लेकिन जो टैक्स आदि भरा जा रहा था उसका फायदा सिर्फ अमीरों को, यानी नोबल लोगों को और चर्च के लोगों को इसका फायदा मिल रहा था। उम्मीद है कि ये फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए जो नोबल है, नोबल मैन को स्पाइडर बताया गया है, जिसमें आपका पीजेंट है जो कि किसान है, वो मक्खी है जो इस स्पाइडर के जाल में फंसा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि जितना भी आप शैतान को, यानी यहाँ पर जो पॉइंट अगर हम देखते हैं, जो यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जितना भी आप शैतान को दोगे वो उसको और चाहेगा, यानी शैतान की कभी कह सकते हैं कि भूख मिटती नहीं है। और यहाँ पे शैतान के रूप में आपको नोबल्स और क्लर्जी वर्ग को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। और थर्ड स्टेट जो आपका पीजेंट है उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये आपका फ्रांस की जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन था, असमानता था, भेदभाव था, उसको ये फिगर एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको वो चीजें को दर्शाया जा रहा है। अब चूंकि आपका यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स है, तो न्यू वर्ड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए लीवर क्या है, तो लीवर हम बता चुके थे कि आपका फ्रांस में करेंसी का एक यूनिट है, यानी मुद्रा का एक प्रकार है, जो कि आपको 1794 में इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब हम क्लर्जी के बारे में बात करेंगे। तो क्लर्जी क्या है, तो ये क्लर्जी है ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद अ स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, यानी जो चर्च के लोग थे उनको क्लर्जी कहा गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीत के बारे में। तो तीत क्या है, तो ये एक प्रकार का टैक्स है जो चर्च लगाता था, वो कुल उपज का 1/10% पर चर्च का कब्जा होता था। और टाइल क्या है, तो टाइल एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स था जो स्टेट को दिया जाता था, स्टेट वसूलता था वो टैक्स को। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये हमारा आज आपका फ्रांस का सोसाइटी का डिवाइडेशन हम लोग जाने। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे आपका क्या कहते हैं, आपका स्ट्रगल टू सर्वाइव हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।